साथियों नमस्कार। प्री बीएसटीसी की तैयारी करने वाले आप सभी धुरंधरों का हनी की क्लास यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। साथियों लास्ट टाइम अपन प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 का जो क्वेश्चन पेपर था उसी का शिक्षण अभिक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है उसका सोल्यूशन अपन कर रहे थे और इस दौरान अपन ने 15 क्वेश्चन किए थे। बाकी के क्वेश्चन मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में करने के लिए बोला था। तो बिना ज़्यादा वक्त गवाए आज अपन सीधे चलते हैं अभी क्वेश्चन पे। 116 नंबर क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। उत्तम नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे प्रमुख माध्यम है। एक उत्तम नेता है, उसके गुणों का विकास सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? राजनीतिक मंच। देखिए साथियों, आज जो क्वेश्चन होंगे उनमें दो दो विकल्प आपको लगेगा ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन आप सोच के देखें राजनीतिक मंच है, इस पे तो नेता बनने के बाद वो पहुंचता है, लेकिन उसका विकास कहाँ हो जाता है? स्कूल के अंदर हो जाता है। पहले से ही घर भी दे रखा है, फिल्म हॉल भी दे रखा है, लेकिन कोई भी बच्चा हो किसी भी लाइन में जाएगा, किसी भी फील्ड में जाएगा, उसका सबसे ज़्यादा विकास है वो कहाँ पे होगा? सबसे प्रमुख माध्यम कौन होगा? स्कूल होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के समाजीकरण का उद्देश्य होता है व्यक्तिगत व सामाजिक समायोजन में वृद्धि करना। ठीक बात है। बालक की अभिवृत्तियों, पसंदों तथा विश्वासों का विकास करना, ये बात भी अच्छी है। एक सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना। ठीक बात है। समूह मानकों को ग्रहण करने योग्य बनाना। अब यहाँ चारों के चारों जो क्वेश्चन है, चारों के चारों जो पार्ट है वो चारों अपने को सही लग रहे हैं, लेकिन साथियों ध्यान से देखिए, पहले के अंदर जो पार्ट है, दूसरे में जो पार्ट है, लास्ट वाले में जो पार्ट है, ये सब देखिए तीसरे में समाहित है। क्योंकि तीसरे में क्या बोल रहा है? एक सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना। जो सामाजिक समूह है उसके प्रतिमानों में सब आ गए, अभिवृत्ति आ गई, पसंद आ गई, विश्वास करना आ गया, सब आ गया। इसलिए यहाँ राइट आंसर कौन सा है? तीसरा। 118 नंबर क्वेश्चन, बालक का सामाजिक विकास श्रेष्ठ होगा कौन सी स्थिति में होगा? यदि बालक के माता पिता उचित लाड प्यार करें तथा सामाजिक नियमों का सावधानी से पालन करवाएं। ठीक बात है। यदि बालक के विद्यालय में अच्छा वातावरण एवं उत्तम विद्यार्थियों के साथ मिलने जुलने का मौका मिले, ये बात भी अच्छी है। यदि माता पिता बालक के साथ कठोर एवं दमनात्मक व्यवहार रखें, ये तो बिल्कुल ऑप्शन गलत है तीसरा। तो यदि शिक्षक बालकों को कठोर अनुशासन में रखें, तो चौथा भी बिल्कुल गलत है। तो दो तो डायरेक्ट देखते ही कैंसिल हो गए। अब ऑप्शन एक और ऑप्शन दो, दोनों विकल्पों में आपको ध्यान से सोचना है। पहले वाला है यदि बालक के माता पिता उचित लाड प्यार करें, उचित मापतोल शब्द आ रहा है देखिए, उचित तथा सामाजिक नियमों का सावधानी से पालन करवाएं। दूसरा, यदि बालक के विद्यालय में अच्छा वातावरण एवं उत्तम विद्यार्थियों के साथ मिलने जुलने का मौका मिले, ये भी ठीक है। लेकिन साथियों आपको ध्यान रखना है, सामाजिक विकास की शुरुआत है वो कहाँ से होती है? परिवार से हो जाती है। और जब बच्चे के जन्म के थोड़ी देर बाद में ही उसका सामाजिक विकास है वो होना शुरू हो जाता है। इसलिए परिवार के अंदर उसका सबसे ज़्यादा सामाजिक विकास होता है। पहले जब तक वो विद्यालय पहुंचता है उस तक तो उसका बहुत सारा सामाजिक विकास है वो हो चुका होता है। यद्यपि अगर पहला ऑप्शन नहीं होता तो अपन विकल्प 2 पे जाते। अभी परिवार वाला, और उसमें भी देखिए उचित लाड प्यार माता पिता द्वारा और सामाजिक नियमों का भी सावधानी से पालन करवा रहे हैं, तो पहले ऑप्शन के साथ बिल्कुल अपन जाएंगे। यदि बालक का समाजीकरण न हो तो वह कैसा होगा? अब सीधी सी बात है, अगर समाजीकरण ना होगा तो कुसामाजिक होगा, तो पशुवत होगा, असामाजिक होगा, कुसामाजिक होगा, पूर्ण सामाजिक होगा। अब हो सकता है यहाँ बहुत से बच्चे हैं वो असामाजिक कर दें, में तो ध्यान दें, अगर समाजीकरण नहीं हो रहा है तो वो कुसामाजिक होगा। असामाजिक तत्व तो अलग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 है उसके अंदर अपन जाएंगे। शिक्षक का प्रमुख कार्य है पाठ्यक्रम समय पर पूरा करवाना। ठीक बात है, लेकिन प्रमुख कार्य तो नहीं हो सकता। हाँ, कार्य जरूर है, छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना। अच्छा, छात्रों को प्रभावी शिक्षा, देखो शिक्षा ही नहीं प्रभावी शिक्षा देना अभी तक का सबसे मजबूत ऑप्शन है। छात्रों का मार्गदर्शन करना, ये भी एक कार्य है। छात्रों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। ऑप्शन नंबर 4 तो सीधा ही देखते ही डिलीट हो जाता है, बचे 3। अब तीनों में सबसे मेन कौन सा है? छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना, तो ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। संप्रेषण व शिक्षा में सुनने की महत्वपूर्ण भूमिका है। संप्रेषण का मतलब बातचीत एक तरीके से। वह शिक्षा में सुनने की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो ये कथन कैसा है? बिल्कुल सही बात है। देखो आपने सुना भी होगा, बहुत बार अपन सुनते हैं लर्निंग कम्स बाय लिसनिंग, मतलब सीखना वो सुनने से आता है, सुनने से अपन बहुत कुछ सीखते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। आज के नेताओं के जीवन मूल्यों में बदलाव आ गया है। अब आज के नेताओं के जीवन मूल्यों में बदलाव आ गया, ये बात तो अपन मान के चलते हैं भाई कि हाँ बदलाव तो आया है, लेकिन
अपन इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि ओवरऑल एक ही नेता थोड़ी है, बहुत से नेता अभी अच्छे भी हैं, लेकिन बहुत से है उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव भी आ गए। तो आज के नेताओं के जीवन मूल्यों में बदलाव आ गया, तो ना तो अपन इस बात से पूर्णतः असहमत होंगे और ना ही इसको एकदम 100% करेंगे। अपन इसमें क्या संभवतः बोल सकते हैं। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा पीछे वाले ऑप्शन का। यह है, नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए दो सर्वोत्तम शब्द हो सकते हैं। अब नेतृत्व का मतलब लीडरशिप, और लीडरशिप एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए दो महत्वपूर्ण शब्द क्या हो सकते हैं, सर्वोत्तम शब्द। पहला है प्रभुत्व और अधीनता। प्रभुत्व वाली अच्छी बात है, जो नेता होता है वो अपनी जो टीम होती है उस पर प्रभुत्व करता है, ये बात तो ठीक है। अधीनता, अधीनता वाली तो कोई बात नहीं है, कौन यहाँ पे किसकी अधीनता करता है, ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है। फिर दूसरा ऑप्शन है प्रभुत्व और व्यवस्था। प्रभुत्व वाली बात ठीक है, व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है, लिंक नहीं है इससे। प्रभुत्व और गुलामी, अब प्रभुत्व वाली बात यहाँ भी ठीक है, गुलामी कौन करेगा। नेता के साथ जो टीम होती है वो उसकी कभी गुलामी नहीं करते। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है, इसमें सही आंसर 3 नंबर दे रखा है, जबकि इसमें करेक्शन होगा। तो आपको ध्यान देना है, इसमें सही आंसर गुलामी वाला नहीं होगा, प्रभुत्व और अनुगमन होगा। अनुगमन का मतलब होता है फॉलोवर, जो लीडर होता है उसके हमेशा फॉलोवर्स होते हैं उसकी टीम में, उसके गुलाम नहीं होते। तो यहाँ आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, ये ऑप्शन नंबर 4 वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुई है प्रिंटिंग में, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए। आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए, यह उनका कर्तव्य है। ठीक बात है, कर्तव्य तो है। समय पर आने पर छात्र भी समय पर आएंगे, ये बात भी अच्छी है। यह सभी का अपना अपना दृष्टिकोण है। अब भाई दृष्टिकोण होने से काम नहीं चलेगा, दृष्टिकोण तो रखना पड़ेगा, विद्यालय तो समय पर जाना पड़ेगा, तो इस ऑप्शन के साथ तो नहीं जाएंगे। समय पर आना जरूरी नहीं है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे देखो, पहला ऑप्शन है ये उनका कर्तव्य है, और दूसरा समय पर आने पर छात्र भी समय पर आएंगे। दूसरा ऑप्शन है वो ज़्यादा स्ट्रोंग है। ड्यूटी तो बहुत सारी है, ड्यूटी तो बहुत सारी है, लेकिन यहाँ बच्चे उनको देखकर सीखते हैं, इस वजह से दूसरे ऑप्शन के साथ अपन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगात्मक मूल्यांकन विधि विज्ञान एवं कंप्यूटर के विद्यार्थियों के लिए अधिक आवश्यक मानी गई है। प्रयोगात्मक मूल्यांकन विधि, पहली बात तो प्रयोगात्मक, देखो जहाँ प्रयोग की बात आ जाए वहाँ प्रैक्टिकल की बात हो रही है, वहाँ किसकी बात हो रही है, प्रैक्टिकल की। मतलब चीजें व्यवहार में अपन कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, रटाफिकेशन नहीं है। तो इसके ऑप्शन पे चलते हैं। इसमें केवल सैद्धांतिक ज्ञान द्वारा पूर्ण अधिगम संभव नहीं है, ये बात ठीक है, केवल सैद्धांतिक ज्ञान यहाँ पे मतलब नहीं होता है। इसमें सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान से क्रियाशील करके ही पूर्ण अधिगम संभव बनाया जाता है, ये बात अभी तक सबसे बेस्ट है कि सैद्धांतिक ज्ञान है उसको व्यवहारिक ज्ञान से क्रियाशील करके उसका प्रैक्टिकल करवा के यहाँ पे पूरा वो लर्निंग है वो करवाई जाती है। उसके बाद है, ऐसा यूरोपीय देशों में भी हो रहा है। अरे ये क्या मतलब अपने को, यह कोठारी आयोग के शिक्षा निर्देशों में उल्लेखित है। अब ये जो नीचे वाली दोनों चीजें, ये तो रीजन नहीं हो सकते। हाँ ठीक है, बात सही हो सकती है, बट ऊपर देखो विद्यार्थियों के लिए अधिक आवश्यक मानी गई है, क्योंकि मतलब अपने को स्ट्रॉन्ग रीजन देना है। तो ऑप्शन नंबर 2, जो विकल्प नंबर 2 है उसके साथ अपन जाएंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन है वो। निर्धारण मापनी द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों का अधिगम औसत निकाला जाता है, क्योंकि निर्धारण मापनी जो है उसके द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों का अधिगम औसत निकाला जाता है, क्योंकि इससे उनका अधिगम स्तर मापा जा सकता है। ठीक बात है। यह आधुनिकतम शिक्षा प्रणाली में उल्लेखित है। ठीक बात है। इससे अधिगम स्तर का तुलनात्मक अध्ययन समेकित किया जाता है। ये वाला ऑप्शन है वो अभी तक सबसे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ऐसा करने पर शिक्षक को वेतन प्राप्त होता है, तो ये तो मतलब वाली बात ही नहीं है। अब जो ऑप्शन नंबर 3 है इसमें देखिए, अधिगम स्तर का तुलनात्मक अध्ययन हो जाता है। तुलनात्मक अध्ययन का मतलब देखो ऊपर है ये लाइन, समय समय पर विद्यार्थियों का अधिगम औसत, भाई एक टेस्ट में इतने आए, उसके बाद ये आए, उसके बाद ये आए, अपने को पता चल जाएगा पीछे वाले में 8 आए थे इस बार 9 आए, मतलब बच्चे में सुधार हुआ है। तो तुलनात्मक अध्ययन है, उसके लिए इसको यूज में लिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। लिखित परीक्षा के अंतर्गत मूल्यांकन पद्धति की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता यह होती है, जो लिखित परीक्षा रिटर्न एग्जाम होता है, रिटर्न एग्जाम पेन पेपर टेस्ट जो होता है, उसके अंदर मूल्यांकन पद्धति की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता क्या होती है, सभी प्रश्न आकस्मिक ढंग से निर्मित होते हैं। अरे आकस्मिक ढंग से कैसे निर्मित होते हैं, ऐसे थोड़ी सडनली अपने को सपना आया टीचर ने पेपर बना दिया ना, यह पाठ्यक्रम से परे भी हो सकता है। नहीं भाई साहब, पाठ्यक्रम से परे कैसे हो सकता है, वरना विद्यार्थी करेंगे कैसे। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्व सूचित करके निर्धारित समय पर प्रश्न पत्र के रूप में प्राप्त होता है, ये बात ठीक है। पहले से बच्चों को सारा पाठ्यक्रम मतलब दे दिया जाता है कि भाई इस हिसाब से इस वाले चैप्टर्स में से आपका एग्जाम होगा, और ये आपको जैसे हाफ ईयरली एग्जाम होता है अपना,
यह वार्षिक अधिगम स्तर के वार्षिक मूल्यांकन का लेखा जोखा होता है। यह वार्षिक अधिगम स्तर, वार्षिक परीक्षा जो होती है वो रिटर्न एग्जाम होता है, लेकिन ये बात थोड़ी है कि केवल वार्षिक अधिगम स्तर के वार्षिक मूल्यांकन का ही लेखा जोखा होता है। अरे उसमें टेस्ट भी आते हैं, हाफ ईयरली भी आता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 एकदम बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 128, सामाजिक परिपक्वता का अर्थ क्या है? मतलब एक कोई बच्चा है वो सामाजिक रूप से परिपक्व है, ये बात अपन कब बोल सकते हैं? एक तो है बालक का फल की भांति पकना। बालक कोई आम थोड़ी है जो फल की भांति पक जाएगा, तो पहले ऑप्शन के साथ तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। बालक में सद्बुद्धि एवं विवेक का विकास होना, अच्छी बात है, सद्बुद्धि और विवेक का विकास हो जाए। बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना। अब देखो सामाजिक परिपक्वता की बात कर रहा है, यहाँ आ गया बोली बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास हो गया। अब सोचो सामाजिक कुशलता मतलब सामाजिक तौर पे बच्चा कुशल हो गया, तो उसमें सद्बुद्धि विवेक सब आ गया। तो ऑप्शन नंबर 3 अभी तक सबसे स्ट्रॉन्ग है। बालक का प्रौढ़ के समक्ष संतुलित सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करना। अरे बड़ों के सामने तो अपने आप वो व्यवहार करेगा ना। जब अगर ऑप्शन वाला तीन नंबर वाले ऑप्शन का काम हो गया, बच्चा सामाजिक रूप से कुशल हो गया, तो ये दूसरा चौथा तो अपने आप हो जाएगा। तो बिल्कुल 3 नंबर के साथ अपन जाएंगे। नेक्स्ट है बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है विद्यालय को, माता पिता एवं परिवार को, समुदाय को, जनसंचार माध्यम को। अब सोच के देखो सामाजिक विकास की बात आ रही है और समुदाय अगर ऑप्शन में आ गया तो इसका मतलब हमें बाकी के बारे में सोचना ही नहीं है। हाँ वो बात अलग है, विद्यालय में, परिवार में, हर जगह बच्चे का सामाजिक विकास होता है, लेकिन सीधी सी बात है समुदाय में, समाज में जितना सामाजिक विकास होगा ये सब सारे समाज के हिस्से आ जाएंगे, विद्यालय, परिवार। तो इस वजह से 3 नंबर ऑप्शन के साथ अपन जाएंगे। सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए आप, अब सामाजिक बुराई है मान लो, अच्छा व्यक्तिगत बुराई नहीं है, मतलब अगर मैं मान लो नशा करता हूँ तो ये तो मेरी पर्सनली व्यक्तिगत बुराई है, अगर इसको सुधारना है तो मुझे अपने आप पे ध्यान देना होगा। लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है? सामाजिक बुराई को, समाज में कोई बुराई है जैसे दहेज प्रथा है, तो ये मेरे एक के बदलने से नहीं होगा, पूरे समाज को मुझे बदलना पड़ेगा। इसके लिए क्या करूँ? जन चेतना जागृत करेंगे। हाँ ये बात अच्छी है, मतलब सारे समाज को अगर जागृत करने की कोशिश करूंगा तो हो सकता है। दूसरा लेते हैं संकल्प लेंगे। अरे अपने अकेले के संकल्प लेने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं कहेंगे तो कुछ ही नहीं कहेंगे, तो फिर कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो 2 नंबर 3 नंबर तो गलत है। पोस्टर द्वारा जागृति लाएंगे, ये बात भी अच्छी है कि पोस्टर के द्वारा जागृति लाएंगे। अब बच्चा ऑप्शन 1 और 4, तो एक तो है सिर्फ पोस्टर द्वारा जागृति लाएंगे, एक जन चेतना। अब देखो अगर लोगों को जगा दिया ना सब कुछ हो जाएगा, पोस्टर चिपकाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 में जाएंगे। 131 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानार्जन के लिए शिक्षक को होना चाहिए। ज्ञानार्जन के लिए मतलब शिक्षक है ना, हमेशा मान के चलिए आप टीचर बन जाएंगे उसके बाद भी आपको हमेशा विद्यार्थी रहना है। तो एक टीचर वही होता है जो हमेशा सजग रहता है, सीखने के लिए लालायित रहता है, उत्सुक रहता है। तो प्रयासशील है, सजग है, पुस्तक संग्रह करता है। किताब कितनी आप भले इकट्ठी कर लो, अगर आप सजग नहीं होंगे तो मतलब क्या है? निश्चेष्ट, निश्चेष्ट हो ही नहीं सकता, मतलब जिसकी चेष्टा ही ना हो। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो गलत है। प्रयासशील वाली बात भी अच्छी है, लेकिन इससे बढ़िया ऑप्शन सजग है। अगर आप में उत्सुक होंगे, सजग होंगे, तो आप ज्ञानार्जन करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, वाणी एवं भाषा का विकास न होने का कारण है। वाणी एवं भाषा का विकास न होने का कारण, मतलब कोई बच्चा है मान लो, अब वो न तो उसमें भाषा का विकास हुआ न वाणी का विकास हुआ। एक बात हमेशा सोच के रखो, बच्चा सीखता कहाँ से? माँ के पेट से थोड़ी सीख के आता है। पैदा होने के बाद जब वो हमारे परिवार में आ जाता है, घर में आ जाता है, चारों तरफ हम जो बोलते हैं वो जो सुनता है, तब उसकी भाषा का विकास होता है, तब उसकी वाणी का विकास होता है। इसका मतलब वो सुन करके उसका विकास होता है। तो देखिए क्या है पहला ऑप्शन, भाषा ज्ञान के पश्चात बहरापन। वाणी एवं भाषा का विकास न होने का कारण, कि भाषा ज्ञान के बाद में अगर बहरा हो जाए, अरे भाषा का ज्ञान हो गया बाद में बहरा हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? फिर तो बोल पाएगा ना, वो बात अलग है, सुन नहीं पाएगा, लेकिन पहले तो सुनाई दे रहा था, इसका मतलब वो भाषा तो सीख जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। भाषा ज्ञान के पूर्व बहरापन, अब मान लो भाषा ज्ञान है, हो रखा है उसको, ये तो इसका मतलब यही हुआ ना, पहले बहरापन था, अब उसका सही हो गया, उसको भाषा ज्ञान हो रखा है, तो इसमें तो फिर विकास होने वाली बात ही नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। जन्म से बहरापन, ये ऑप्शन सटीक है। अगर मान लो जन्म से ही बहरापन है, आज तक उसने बेचारे ने कुछ सुना ही नहीं, तो इसका मतलब कुछ नहीं सीखा उसने। फिर है जन्म के कुछ समय पश्चात बहरापन, अगर कुछ टाइम बाद में बहरापन हो रहा है तो जितने टाइम नहीं हुआ था उतने टाइम तो वो कुछ सुन रहा था, तो जितने वर्ड्स जितने शब्द उसने सुने उतने तो सीखता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहाँ बिल्कुल सटीक है। नेक्स्ट में चलते हैं।
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है? देखो ये कुछ क्वेश्चन है ना, वो लैंग्वेज पे रिलेटेड आएंगे, सीधे याद करने आपको। अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है? अगर पढ़ा हुआ नहीं हो तो तुक्का मारेंगे आप। इसका मतलब क्या है? प्राथमिक स्कूलों की सुविधा में सुधार करना। जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनके अंदर फैसिलिटीज है, उनमें सुधार करना। कम से कम 2 अध्यापकों की व्यवस्था, ये बात अलग है। प्रत्येक स्कूल में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था, बहुत से अगर नहीं पढ़ा हुआ हो तो सीधा ही बोले ब्लैक बोर्ड, हाँ प्रत्येक स्कूल में ब्लैक बोर्ड होना ही चाहिए। अरे भाई ये तो छोटी सी बात है, पता ही है स्कूल है तो ब्लैक बोर्ड तो हो गई। अध्यापकों के द्वारा ब्लैक बोर्ड का उपयोग करना नहीं, तो इसका सटीक आंसर है प्राथमिक स्कूलों की सुविधा में सुधार करना। निम्नलिखित, हमेशा ध्यान रखो कोई भी क्वेश्चन का आंसर होता है ना वो बहुत छोटा नहीं होता, व्यापक आंसर होता है, छोटी सोच नहीं रखनी है अपने को। निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री है? दृश्य और श्रव्य का मतलब जो जिसको देखा भी जा सकता है, सुना भी जा सकता है। रेडियो सिर्फ सुन सकते हैं, ब्लैक बोर्ड सिर्फ देख सकते हैं, टेलीविजन हाँ सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो ये बिल्कुल दृश्य और श्रव्य सामग्री है। तो OHP, तो ये प्रोजेक्टर होता है, तो इस प्रोजेक्टर तो दिखाने के काम आता है, सुनाने के कोई काम नहीं आता। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एकदम सही है। 135 नंबर क्वेश्चन है, भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? खेल विधि से, स्वतंत्र रूप से अध्ययन द्वारा, श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा, नाटकीय तरीके से। अब देखो आगे आप जब रीट की तैयारी करेंगे तो ये मेथड आएंगे आपके, खेल विधि क्या है, स्वतंत्र रूप से अध्ययन क्या है, श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग कैसे होता है। तो ये वाले प्रश्न जो अभी आएंगे उनको आपको याद ही करना है। इसीलिए आपको इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा कि अभी तक जितने सारे क्वेश्चन ये बेस्ट, मतलब इस टाइप के थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनको सिर्फ याद करना है, उससे आपको ये बेनिफिट हो जाएगा। 2008 से लेकर 2022 तक के ये सारे क्वेश्चन पेपर आप करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन जो इन्हीं में से लगभग वापस पूछ लिए जाएंगे तो वो आपको आसानी से आ जाएंगे। प्राप्त संकेतों को व्यक्तिगत अर्थ से जोड़ने प्रक्रिया कहलाती है। प्राप्त संकेत है उनको व्यक्तिगत अर्थ से जोड़ने की प्रक्रिया वो क्या कहलाती है? अभी ये भी देखो एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। निकूटन, संप्रेषण, सुसाध्यक, विकूटन। तो इसका सही आंसर है सुसाध्यक। प्राप्त संकेत है उनको व्यक्तिगत अर्थ से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सुसाध्यक। क्वेश्चन नेक्स्ट है, आपको यदि व्यवसाय के चयन के लिए स्वतंत्रता दी जाए तो आप सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे? सीधी सी बात है, टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहे हैं, मास्टर बनने का सोच रहे हैं, तो जब मास्टर साहब बनने का सोच रहे हो तो भाई व्यवसाय खोलोगे तो भी क्या ही खोलोगे, शिक्षण का ही चुनाव करेंगे। होता है ना, बहुत से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, सिलेक्शन नहीं होता तो प्राइवेट स्कूल खोल लेते हैं क्योंकि रुचि उसी में है। अगला क्वेश्चन है, आज की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक तथा उद्देश्यहीन हो गई है, इस कथन से आप। अब देखो मैंने आपको कल भी ये बात बोली थी, कभी भी नेगेटिव तो होना ही नहीं है भाई साहब, कभी नहीं होना है। भले ही आपके गाँव के स्कूल चल नहीं रही हो, मान लो बच्चे जा ही नहीं रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि पेपर देते टाइम एकदम नेगेटिव हो जाए ना। हमें शिक्षक बनने के बाद सकारात्मक परिवर्तन लाने हम, और हाल फिलहाल जितनी व्यवस्थाएं हैं उनको सकारात्मक मानना है। तो आज की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली जो भी है सैद्धांतिक तथा उद्देश्यहीन हो गई है, ये बात से अपन बिल्कुल भी सहमत नहीं है, असहमत है। उत्तम व्यवसायी योजना का निर्माण बिंदु है। उत्तम व्यवसायी योजना का निर्माण बिंदु मतलब शानदार, अगर अपने को व्यवसाय योजना बनानी है तो उसका निर्माण बिंदु क्या होगा? अपने जिले में उपलब्ध व्यवसाय। ये कोई जरूरी थोड़ी है यार, अपने जिले में जो चीज हो वही अपन करें। उक्त व्यवसाय में अवसरों की प्राप्ति की संभावनाएं। अब उक्त व्यवसाय में अवसरों की प्राप्ति मतलब जो व्यवसाय अपने सामने उसी में अवसर तलाश रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है इंटरेस्ट हो या नहीं हो। व्यवसाय संबंधी गुण दोषों का उपयुक्त ज्ञान होना, ये बात सबसे सटीक ऑप्शन है। और चौथा है अपने निर्णयों में विश्वास करना। ये बात भी ठीक है, अपने निर्णयों में विश्वास तो होना ही चाहिए, तभी आदमी बिजनेस कर सकता है। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात है, हमेशा सोच के रखो, अगर मान लो आप ये सोचो कि मेरे को ये स्कूल खोलनी है एक, तो आपके दिमाग में ये तो आ गया स्कूल खोलनी है, लेकिन कहाँ खोलनी है, इस बिल्डिंग में खोलनी है। आपको सबसे पहले क्या सोचना होगा, उसके गुण और दोष दोनों का उपयुक्त आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको सिर्फ गुण पता है तो मात खा जाओगे, दोष का आपको पता ही नहीं, स्टार्ट कर लोगे, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट डाल दोगे, बाद में पता चलेगा सब घाटा लग गया कि हमने सोचा ही नहीं था, हमें तो कमियां पता ही नहीं थी, हमें तो सिर्फ बड़ी बढ़िया चीज़ें पता थी। तो इसका मतलब गुण और दोष दोनों का उपयुक्त ज्ञान होना चाहिए। फिर है शीर्ष गोपनीय संप्रेषण हेतु स्रोत एवं ग्राहक संप्रेषण के मध्य की दूरी होनी चाहिए। तो ये भी देखो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। शीर्ष गोपनीय संप्रेषण हेतु स्रोत एवं ग्राहक संप्रेषण के मध्य की दूरी है वो कितनी होनी चाहिए? 3 से 6 इंच के मध्य की दूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, पर इसके साथ साथ छात्रों में मतलब अगर बच्चे होमवर्क करेंगे तो स्वाध्याय प्रेमी तो बनेगा, लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा? तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है। अच्छी बात है, होमवर्क करेगा बच्चा, उस चीज़ को बार बार लिखेगा तो तर्क शक्ति और विचार शक्ति उत्पन्न होगी, सही ऑप्शन है। घूमने की प्रवृत्ति को कम कर देता है।
अरे नेगेटिव जाना ही नहीं। ऐसे ये थोड़ी है कि होमवर्क करेगा तो घूम के नहीं आएगा, पूरे दिन थोड़ी करेगा, घूमने का भी वक्त मिलेगा। मनोरंजन की भावना को कम कर देता है। अरे भाई साहब, बहुत से बच्चे एंजॉय करते हैं होमवर्क करते हुए, नेगेटिव जाना ही नहीं है, थकान उत्पन्न करता है ना, गलत बात, अपने को नेगेटिव नहीं जाना। तो सही ऑप्शन क्या, तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई विद्यार्थी अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? अरे भाई साहब, आप शिक्षक बन गए और क्लास में वो बच्चे ने कुछ उल्टा सुल्टा पूछ लिया, अप्रासंगिक प्रश्न पूछ लिया, ऐसे थोड़ी है थप्पड़ मार के बैठा देंगे, वो जिंदगी में कभी बेचारा दोबारा प्रश्न नहीं पूछेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऑप्शन पे चलते हैं, इसका उपहास करेंगे ना, मजाक तो उड़ाना ही नहीं है बच्चे का, मोटिवेट करो, डिमोरलाइज नहीं करना है। उसको गलती का आभास कराएंगे, ये बात अच्छी है। बच्चे को आप उसकी मिस्टेक का, उसकी गलती का आभास करा देंगे तो उसको पता चलेगा कि भाई मैंने मिस्टेक कर दी, भविष्य में दोबारा दोहराएगा नहीं। उसकी अवहेलना करेंगे नहीं, अवहेलना करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। उसको अन्य अवसर नहीं देंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। फिर अगर कहीं उसको सही कोई बात पूछनी होगी तो वो फिर कैसे पूछेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है, ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? अरे बहुत बार ऐसा हो जाता है, मान लो अपन बड़ी क्लास में पढ़ा रहे हैं कोई क्वेश्चन, अरे कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, मान लो अपने को कोई चीज़ नहीं आ रही, कोई बात नहीं है, ईमानदारी से बच्चे को बोलो बेटा आज ये चीज़ मेरे ध्यान में नहीं है, कल मैं पढ़ करके आपको ये चीज़ बता दूंगा, दिक्कत क्या है। उसे डांट कर बिठा देंगे ना, प्रश्न को गलत कहकर चुप कर देंगे, बिल्कुल गलत बात है, प्रश्न गलत कह देंगे। आजकल यूट्यूबन इतने साधन चले हुए, बच्चा दूसरे दिन आपके पास जेरोक्स लेके आ जाएगा कि सर क्वेश्चन सही था। उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देंगे, कहाँ से देंगे, अपने को आ ही नहीं रहा तो दूसरे दिन उत्तर बताने का वादा करेंगे, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, आप एक शिक्षक के रूप में, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सभी धर्मों को सम्मान समझा जाता है, तो शिक्षक के रूप में हमारा क्या फर्ज बनता है, छात्रों को सभी धर्म के उत्सव पर शुभकामनाएं देंगे। ठीक बात है, अच्छी बात है। भाई मान लो अपन हिंदू है, अपने स्कूल के अंदर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, अरे भाई साहब ईद की छुट्टी तो अपन भी मनाएंगे, तो उनको शुभकामनाएं तो देंगे ना। वो अपने लिए जितनी होली अच्छी है उनके लिए उतनी, उनका त्यौहार अच्छा है तो उसकी शुभकामनाएं देंगे, क्या दिक्कत है। केवल अपने धर्म के उत्सव पर शुभकामनाएं देंगे, गलत बात है। सभी धर्म सम्मान है, किसी भी धर्म के उत्सव पर शुभकामना नहीं देंगे, ये तो कोई मतलब वाली बात नहीं रहेगी। आपके विचार में छात्रों के धार्मिक उत्सवों में आपका कोई लेना देना नहीं। अरे भाई साहब, ऐसा जीवन से अपने को करना क्या, सब में एंजॉय करो, सब में सभी को उत्साह शुभकामनाएं देंगे। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से शिक्षक को क्या लाभ हो सकता है? अरे शिक्षा मनोविज्ञान जो है, जैसे अभी टीचिंग एप्टीट्यूड आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसको पढ़ने से हमें क्या लाभ होगा टीचर को? तो बाल विकास का ज्ञान हो जाता है, बात ठीक है, बच्चे का विकास कैसे होता है ये बात अपने को पता चलती है। व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ व सुंदर रहता है, व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ व सुंदर रहता है, तो कोई क्रीम पाउडर तो नहीं लगा रहे, अंदर की तरफ से आप कह सकते हैं विचार अच्छे हो जाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान कोई गीता थोड़ी पढ़ रहे हैं अपन, मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। बालकों की मनोवृत्ति समझने में सहायक है, सबसे महत्वपूर्ण आंसर है, हमें बालकों की, अन्य लोगों की मनोवृत्ति, हम साइकोलॉजी पकड़ने लगते हैं लोगों की, उनका चेहरे के एक्सप्रेशन से अपने को पता चल जाता है ये क्या कहना चाह रहा है। तो इसके लिए अपने को सबसे ज़्यादा जरूरी है साइकोलॉजी का ज्ञान होना। आगे क्वेश्चन है, विद्यार्थी तथा आम श्रोता में कोई अंतर नहीं है, उक्त उक्ति से आप, विद्यार्थी और आम श्रोता में कोई अंतर नहीं, मतलब अगर गाँव गुआड़ में कोई खड़ा कोई सुन रहा है, एक क्लास के अंदर बच्चा सुन रहा है, बराबर बात थोड़ी है। अरे क्लास के अंदर बच्चा सुनता है, विद्यार्थी सुनता है, वो पूरा ध्यान लगा के सुनता है, टीचर जो बता रहा है वो सारी चीज़ें उसको याद करनी होती है। आम श्रोता तो ऐसे ही सुन लेता है, अपन मार्केट गए, मार्केट में कोई बोल रहा है सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, 10 की 1.5 किलो, 10 की 1.5 किलो, अपन सुन के आ गए, क्या मतलब है। आम श्रोता होता है, विद्यार्थी विद्यार्थी होता है। तो इस वाले ऑप्शन के अंदर क्या होगा, अपन असहमत होंगे। आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? अब देखो ये वाली फिर क्वेश्चन आ गया है जो टीचिंग मेथड से रिलेटेड है, तो ये आप आगे रीड की तैयारी करेंगे तब आप पढ़ेंगे। अभी बुक्स के अंदर भी बहुत सारी विधियों का मतलब आपके यहाँ आता है, तो कुछ थोड़ी थोड़ी डिटेल्स आपके इस बुक में भी दे रखी होगी जहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, सृजनात्मकता, ये क्रिएटिविटी हमेशा कब होती है, जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तभी हम उसके समाधान के बारे में सोचते हैं और कोई क्रिएटिव आइडिया हमारे सामने आता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा समस्या समाधान विधि। कहानी विधि में कुछ नहीं है, इंटरेस्ट मनोरंजन हो जाएगा और कोई मतलब वो बात नहीं है, सृजनात्मकता वाली बात नहीं है। व्याख्यान विधि में कोई सृजनात्मकता नहीं होती, व्यक्ति इतिहास विधि में भी कोई सृजनात्मकता नहीं होती। स्वयं की रुचि निर्भर होनी चाहिए। अब अपनी रुचि की बात हो रही है तो माता पिता पे नहीं, समाज पे नहीं, मित्रों पर नहीं, स्वयं पर अपनी रुचि है तो अपने पे ही निर्भर होगी। तो ऑप्शन 4।
विद्यार्थियों में नैतिकता के विकास के लिए आवश्यक है। विद्यार्थियों में नैतिकता के विकास के लिए आवश्यक है, मतलब बच्चे में नैतिकता आए, मोरलिटी आए हैं, तो इसके लिए विकास के लिए क्या सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है? पारिवारिक माहौल, ठीक है, ये भी एक कारण हो सकता है। धार्मिक व्याख्यान देने से बच्चा नैतिक हो जाएगा ये बात जरूरी नहीं है। ईश्वर में आस्था होनी चाहिए, लेकिन इससे नैतिक हो जाए कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग होते हैं मंदिर के पुजारी होते हैं और वो भी पता चलता है बाद में मर्डर कर देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, या पैसे के चक्कर में पड़े हैं, तो वो चीज़, वो नैतिकता उसमें कहाँ आई, जबकि उसका ईश्वर में तो आस्था है। अच्छे बुरे का अंतर महसूस करना सबसे सटीक बात है। अच्छे और बुरे का अगर अपने को अंतर महसूस अपने में है, अपन को पता चल रहा है ये बात गलत है, ये बात सही है, ये काम गलत है मुझे नहीं करना, तो अपने आप नैतिकता आ जाएगी। उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है। उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी की जो भावना का प्रारंभिक पाठ है, अब सीधी सी बात है, प्रारंभिक पाठ की बात आ रही है तो सबसे शुरू में तो बच्चा कहाँ होता है? घर में ही होता है। तो उत्तरदायित्व की भावना सबसे शुरुआत में वो कहाँ पे ग्रहण करेगा? अपने घर के अंदर ग्रहण करेगा। तो साथियों, आज अपन ने 2022 वाला जो प्री BSTC का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने क्वेश्चन बाकी थे, 50 के 50 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन पीछे वाले में, बाकी क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने आपको पूरे करवा दिए हैं। तो इनको बार बार आप देखिए, सोल्व कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन 2021 वाला क्वेश्चन पेपर है वो भी करेंगे, मेंटल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चन 2022 वाले के भी करेंगे। आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और BSTC की तैयारी जो आपके परिवार में या जो भी आपके साथी वगैरह कर रहे हैं, उन सब तक इस चैनल का लिंक आपको पहुंचाना है। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करवाना है। धन्यवाद साथियों, थैंक यू सो मच।